हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ये अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है, उपभोक्ता अधिकार। तो देखिए, उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी कि जो वस्तुओं का उपभोग, वे व्यक्ति जो वस्तुओं का जिनके द्वारा वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। यानी कि जो वस्तुओं की आवश्यकताओं को, जैसे हमें कोई वस्तु की आवश्यकता है, हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर। तो जो वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अधिकार का मतलब जो उन्हें अधिकार दिया जाता है। तो समय समय पर उपभोक्ताओं के साथ बहुत सारी समस्याएं आती रही हैं। तो उस समस्याओं का वो निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा कुछ अधिकार दिए गए, वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। तो इससे संबंधित उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए और क्या क्या समस्याएं इनको आती रही, उससे संबंधित इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आते हैं चैप्टर पे, उपभोक्ता अधिकार में। तो पहला जो पॉइंट है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाजार में उपभोक्ता। बाजार में उपभोक्ता, कंज्यूमर इन मार्केट, बाजार में उपभोक्ता। देखिए, अब अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में जो हमारी भागीदारी होती है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। बाजार में हमारी जो क्या कहते हैं, भागीदारी होती है, वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों, यानी कि बाजार में हम सामान को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक के रूप में भी हमारी भागीदारी होती है, और उपभोक्ता, बहुत सारी वस्तुएं हम बाजार में ले जाकर क्या करते हैं, बेच देते हैं। और बहुत सारी वस्तुएं हम क्या करते हैं, बाजार से खरीदते हैं। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, हमारे लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं, उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जो वस्तुओं को, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो वस्तुएं होती हैं, जिसका हम उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं को ले जाकर बाजार में बेचते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो भागीदारी होती है बाजार में, वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। देखिए, अब उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में कब होती है, जब वे आवश्यकताओं की वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। एक व्यक्ति की भागीदारी उपभोक्ता के रूप में तब होती है जब वे आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये जो वस्तुएं होती हैं, उन लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली अंतिम वस्तुएं होती हैं। यानी कि बाजार में जब हम, मान लीजिए हम बाजार में उपभोक्ता हैं, हम उपभोक्ता के रूप में बाजार में जा रहे हैं, तो वहां से जब कोई सामान हमें आवश्यकता है तो उसे खरीदेंगे। तो वो जो सामान है वो अंतिम उत्पाद है, यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। जो वस्तुएं हम उपयोग करते खरीदते हैं उपभोक्ता के रूप में, अंतिम उत्पाद होता है, जिसका हम क्या करते हैं, क्रय करते हैं। तो हम बाजार में क्या कर सकते हैं, हम बाजार में उपभोक्ता भी होते हैं, यानी कि वस्तुओं को खरीदने वाले भी होते हैं, और उत्पादक भी होते हैं, बाजार में बेचने वाले भी होते हैं। अब देखिए, बाजार में अगर कहा जाए, बाजार में भी क्या होता है कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें बाजार में उपभोक्ताओं के लिए, तो उनके लिए बहुत सारे नियमों की या विनियमों की या कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अकेला जो उपभोक्ता है वो स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। अगर कोई बाजार में अकेला कोई उपभोक्ता जा रहा है, तो वह क्या पाएगा, अपने आप को कमजोर स्थिति में पाएगा। ऐसा क्यों? कि खरीदी गई वस्तु के बारे में अगर वो शिकायत करता है विक्रेता से, अगर वो कोई सामान खरीदता है और वो उस सामान के बारे में अगर कोई शिकायत करता है विक्रेता से, तो क्या होगा कि विक्रेता उसकी पूरी जिम्मेदारी किस पे थोप देगा, क्रेता पे थोप देगा। खरीदे जो व्यक्ति खरीदा है उस सामान को, उस पे थोप देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेगा कि अगर तुम्हें ये सामान अच्छा नहीं लगा, तो तुम्हें ये सामान पसंद नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम दूसरे दुकान पे चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, पूरे सामान, पूरे जो खरीदारी की जिम्मेदारी होती है वो किस पे थोप देता है, वो क्रेता पे थोप देता है, यानी कि जो व्यक्ति खरीदा है उसके ऊपर थोप देता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से क्या होता है हाँ, जैसे कि विक्रेता ने जो सामान बेच रहा है, उसने क्या किया, उसने सामान क्रेता को बेचा। अब क्रेता की पूरी जिम्मेदारी है कि उस सामान की जिम्मेदारी किसकी, क्रेता की, वो सामान उसके उच्च क्वालिटी का है या नहीं, या सामान उपयोग करने लायक है या नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी किस पे थोप दी जाती है, विक्रेता के द्वारा क्रेता पे थोप दी जाती है। तो इन सभी
इससे संबंधित क्या होता है कि नियम बनाए जाते हैं कि अब पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो बेच रहा है, जो क्रेता है, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे संबंधित नियम बनाए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, बाजार में जो शोषण होता है वो कई रूपों में होता है। ये तो था दुकानदार से संबंधित। अब बाजार में जो शोषण होता है, कमियां दिखाई देती हैं, वो कई रूपों में होती हैं। जैसे कि जो व्यापारी होते हैं क्या करते हैं, अनुचित व्यापार करते हैं। कभी कभी व्यापारी क्या करते हैं, अनुचित व्यापार करते हैं। दुकानदार उचित रूप से क्या करता है, वजन को कम तौलता है। जितना वजन है, जितने किलो का कोई सामान है, उससे कम तौलता है। कोई हमें सामान खरीदना है, 1 किलो सामान खरीदने जाएंगे तो हो सकता है वो 900 ग्राम ही तौल के हमें दे दे। दुकानदार क्या करता है, कम तौलता है। इसके अलावा व्यापारी क्या करते हैं, उन शुल्कों को भी जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले कभी नहीं होता है। बहुत सारे व्यापारी उन शुल्कों को लेते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, मिलावटी सामानें बेची जाती हैं, दोषपूर्ण सामानें बेची जाती हैं, जो कि बाजार में हमेशा दिखाई देती है, जो बाजार की सबसे बड़ी बुराई होती है। अब फिर क्या होता है, देखिए, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी कि जो बनाने वाले थोड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उपभोक्ता क्या करते हैं, कम मात्रा में सामान की खरीदारी करते हैं। जब उत्पादक क्या होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, थोड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उपभोक्ता क्या करते हैं, खरीदने वाले वस्तुओं को कम मात्रा में सामान को खरीदते हैं और बिखरे हुए होते हैं, यानी कि कम मात्रा में सामान को खरीदते हैं, कहीं कहीं पे सामान को खरीदेंगे। बाजार उचित तरीके से उस समय पे क्या होता है, बाजार उचित तरीके से काम नहीं कर पाती। बाजार उचित तरीके से काम कब करेगी, जब जहां पे क्रेता और विक्रेता अच्छे से पूर्ण रूप से विद्यमान, उनके बीच प्रतियोगिता विद्यमान हो, भारी मात्रा में क्रेता और विक्रेताओं तक बाजार अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन जब खरीदने वाले बाजार में दिखेंगे नहीं, बहुत कम दिखेंगे, तो बाजार अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। तब यह स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी कंपनी के द्वारा। स्थिति खराब और तब हो जाती है जब उत्पादन बड़ी कंपनी के द्वारा या शक्तिशाली कंपनी के द्वारा, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे, ऐसे कंपनी के द्वारा जब उत्पादन किया जाता है तो स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंपनियां जो होती हैं वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करती हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए गलत प्रचार कराती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विज्ञापन, टेलीविजन में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, तो अपना फायदा लेने के लिए क्या करती हैं, पैसे देकर अधिक से अधिक मात्रा में विज्ञापन कराती हैं और प्रसार कराती हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक दूध कंपनी था, एक दूध कंपनी ने क्या विज्ञापन दिया था कि हमारा जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो माँ के दूध से भी ज्यादा क्या है, मूल्यवान, कह सकते कि पौष्टिक है। हमारा जो दूध का प्रोडक्ट है वो माँ के दूध से ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। तो इस तरह से उसने विज्ञापन करा के बहुत सारे वर्षों तक, भारत ही नहीं बल्कि संसार में अपने प्रोडक्ट को बेचा, अपने पाउडर वाले दूध को बहुत वर्षों तक बेचा। लेकिन बाद में जब उस पर केस किया गया तो अंततः यह साबित हो गया कि ये जो दूध था, पाउडर वाला दूध, वो माँ के दूध से ज्यादा पौष्टिकता इसमें नहीं थी। तो इसको क्या लेना पड़ा, अपनी बातों को वापस लेना पड़ा कि ये दूध, जो पाउडर वाला दूध है, वो माँ के दूध से ज्यादा पौष्टिकता नहीं है। इसी तरह से एक सिगरेट कंपनी को भी अपनी बातों को वापस लेना पड़ा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो उसे इस बात को मानना पड़ा। सिगरेट वाली कंपनी को भी बहुत सारे तक मुकदमा चला, जिसके बाद सिगरेट वाली जो कंपनी थी उसको ये मानना पड़ा, उसको इस बात को मानना पड़ा कि सिगरेट कैंसर का कारण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए कुछ अधिकार जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिकार जरूरी है, नहीं तो उपभोक्ताओं का इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। तो इन सभी उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए नियम कानून होने चाहिए। यहाँ तक कि जो उत्पादक होते हैं उनके लिए भी नियम कानून होने चाहिए, जिससे कि बाजार में किसी भी प्रकार का कोई शोषण न हो। तो ये था बाजार में उपभोक्ता। अब अगला है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन देखिए, अब उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष से हुई। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, उपभोक्ताओं के असंतोष, यानी कि जब उपभोक्ताओं को लगा
कि बाजार उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, बाजार में जो वस्तुएं मिलनी चाहिए उनके हिसाब से नहीं मिल रहा, उनका शोषण किया जा रहा है, तब उपभोक्ता क्या हो गए, उपभोक्ताओं में असंतोष व्याप्त हो गई। उसी वही असंतोष क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का कारण बना। देखिए, जब लंबे समय तक एक उपभोक्ता क्या कर रहा था, एक लंबे समय तक एक उपभोक्ता जब एक विशेष ब्रांड उत्पाद से संतुष्ट नहीं था, एक उपभोक्ता जब लंबे समय से एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकानदार से संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने उस ब्रांड को, उस उत्पाद को खरीदना बंद कर दिया। एक लंबे समय तक जब उपभोक्ता एक दुकानदार के दुकान से विशेष ब्रांड जो होता है या उत्पाद होता है उसको उससे संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, उस सामान को, उस ब्रांड को खरीदने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि या उसने क्या किया, उस दुकान पे जाना ही बंद कर दिया, उस दुकान पे खरीदारी करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह दुकानदार से संतुष्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उपभोक्ताओं को, ये उपभोक्ताओं के अंदर ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु उनके फायदे के लिए है, यानी कि कौन सी वस्तु में वो जो क्या जो आवश्यकता, कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी वस्तु अच्छी नहीं है, उन सबकी परख एक उपभोक्ता में होनी चाहिए। तो संस्थाओं जो थी, जो विभिन्न संस्थाएं थी, उनको जागरूक करने में, इन उपभोक्ताओं को जागरूक करने में बहुत सारे वर्ष लग गए। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दिन लग गए, कई वर्ष लगे जागरूक करने में संस्थाओं को, देश में नहीं यानी कि विदेश में भी। उन संस्थाओं को देश के साथ साथ विदेश में भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने में बहुत सारे वर्ष लग गए कि उन्हीं को ये ज्ञात करना है, उन्हीं को ये समझना है कि ये वस्तु उनके लिए आवश्यक है या नहीं, यानी कि ये वस्तु, जो वस्तु वे खरीद रहे हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छा है या बुरा है, ये सब किसको देखना है, ये उपभोक्ता को देखना है। इससे क्या होगा कि अब जो विक्रेता थे उनके अंदर भी वस्तुओं को सुनिश्चित करने में कि वह कौन सी वस्तु बेची जानी चाहिए, कौन सी वस्तु बेची नहीं जानी चाहिए, ये सब उनको भी निर्धारण करने के लिए क्या, उनको भी ये ज्ञात हो गया कि उन्हें भी वस्तुओं का निर्धारण करना है, कौन सा वस्तु बेचने लायक है, कौन सा वस्तु बेचने लायक नहीं है। अब देखिए, अत्यधिक खाद्य कमी के कारण क्या हुआ, अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी और खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों की मिलावट के कारण क्या होगा, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, 1960 के दशक में, जब अत्यधिक मिलावट चालू हो गई थी, जमाखोरी चालू हो गई थी, कालाबाजारी चालू हो गया था, तब उस समय 1960 के दशक में क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब 1970 के दशक में क्या हुआ, 1970 के दशक में जो उपभोक्ता संस्थाएं थी, उन्होंने उपभोक्ता अधिकार से संबंधित कार्य करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में उपभोक्ता जो संस्थाएं थी, उपभोक्ता संस्थाएं, उन्होंने बड़े स्तर पे उपभोक्ता से संबंधित जो समस्याएं थी उनके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने परिवहन यात्रा से संबंधित की उनकी देखरेख के लिए, और कह सकते हैं कि राशन की दुकानों में जो गड़बड़ियां पाई जा रही थी उसकी देखरेख के लिए उन्होंने क्या किया, उपभोक्ता से संबंधित एक बड़ी संख्या में क्या कहते हैं कि हाँ, उपभोक्ता दल बनाया, उपभोक्ता दल। उपभोक्ता संस्थाओं ने मिलकर सभी जहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई जा रही थी, यात्रा से संबंधित, परिवहन यात्रा से संबंधित गड़बड़ियाँ या राशन की दुकानों में जो समस्याएं थी उसकी देख रेख के लिए क्या बनाया, विभिन्न उपभोक्ता संस्थाओं ने मिलकर उपभोक्ता दल बनाया। अब भारत में भी उपभोक्ता दल की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि भारत में भी ये सारी समस्याएं थी, उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारी समस्याएं भारत में भी थी। भारत में मिलावट, जमाखोरी या ये अन्य चीजें पाई जा रही थी, तो क्या कहते हैं, मिलावट हो गया, जमाखोरी हो गया, बाकी अन्य चीजें, खाद्य तेलों में मिलावट और इसके अलावा कालाबाजारी, ये सारी समस्याएं भारत में भी थी। तो इससे क्या हुआ कि भारत में उपभोक्ता दल की शुरुआत हुई और वह काफी तेजी से बढ़ने लगा, यानी उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ता दल की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसका मुख्य काम क्या था कि उन सभी क्षेत्रों की निगरानी करना। उपभोक्ता दल क्यों बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था उन सभी क्षेत्रों की निगरानी करना जहाँ पे ये सारे दोष पाए जाते थे, जहाँ मिलावट करना या कालाबाजारी कहना या अन्य चीजें कहना, जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं से संबंधित थी, उसके लिए उपभोक्ता दल की स्थापना की गई। अब
इसके बाद अगला पॉइंट है उपभोक्ता इंटरनेशनल। उपभोक्ता इंटरनेशनल देखिए, उपभोक्ता इंटरनेशनल जो था 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश थे उसको अपना लिया। कब? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो संयुक्त राष्ट्र था उसने उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो भी दिशा निर्देश था उसको अपना लिया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो दिशा निर्देश था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो दिशा निर्देश अपनाया गया वही क्या था, आंदोलन का आधार बना। इस आंदोलन का, उपभोक्ता आंदोलन का जो दिशा निर्देश 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया वही दिशा निर्देश क्या बना, उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। ये कब बनाया गया था? 1985 ईस्वी में। अब आज इसमें, अगर आज हम इसकी बात करें तो आज इसमें 115 से अधिक देशों में, आज जो उपभोक्ता इंटरनेशनल है उसमें 115 से अधिक देशों में कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं? 220 संस्थाएं काम कर रही हैं। यानी आज अगर उपभोक्ता इंटरनेशनल की बात करें तो 115 से अधिक देशों में कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं? 220 से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं। यानी कि ये 220 से अधिक संस्थाओं का दल बना हुआ है। तो अब इससे क्या होगा, इससे उपभोक्ता इंटरनेशनल बनने से क्या हुआ कि जो भी उपभोक्ता से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसके लिए जो मुख्य क्या कह सकते हैं कि जो मुख्य कारक थे, यानी कि व्यवसायिक कंपनियां थी और इसके अलावा सरकार, उन पे यह दबाव बना कि उपभोक्ताओं के लिए नियम कानून बनाए जाए। जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं के सामने आ रही थी तो इसके बन जाने से, उपभोक्ता इंटरनेशनल के बन जाने से ये दबाव किस पे बढ़ गया, व्यवसायिक कंपनियों पे, और इसके साथ साथ सरकार पे ये दबाव बन गया कि उपभोक्ताओं के लिए क्या बनाया जाए, उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाया जाए। और अंततः 1986 में भारत में एक नियम बनाया गया। कब? 1986 में भारत में अंततः एक नियम बना जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोपरा कहा जाता है। इसी से संबंधित एक नियम बना, उपभोक्ताओं से संबंधित, उपभोक्ताओं के सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उपभोक्ता इंटरनेशनल के दबाव में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 1986 में एक नियम बना जिसे भारत में क्या, किस नाम से जाना जाता है, कोपरा नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या होगा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम बनने चाहिए, क्या क्या पैमाने होने चाहिए, वे सभी उस नियम में लिखे गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया 1986 में, वे उन सभी नियमों को, उसमें उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों को उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता था, कोपरा नाम से जाना जाता है। तो ये था उपभोक्ता इंटरनेशनल। अब लास्ट पॉइंट आज का है सुरक्षा सबका अधिकार। देखिए, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा सबका अधिकार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके, चाहे गरीब हो या धनवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी को सुरक्षित रहने का अधिकार दिया गया है। तो हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उस कहानी में एक पात्र है रेजी मैथ्यू। तो रेजी मैथ्यू जो है कक्षा 9 का छात्र है, वह स्वस्थ लड़का है। तो वो एक ऑपरेशन, ट्रांसले का ऑपरेशन कराने के लिए वह एक प्राइवेट चिकित्सालय में जाता है। रेजी जो मैथ्यू है वो अपने ट्रांसले के ऑपरेशन के लिए एक प्राइवेट चिकित्सालय में जाता है और वहाँ का जो सर्जन होता है
वो उसे बेहोशी की दवा देकर, हो बेहोशी अच्छी तरह से अनुचित बेहोशी की दवा हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह से बेहोशी वाला दवा नहीं होता, तो उस दवा को देकर इसका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसे अच्छी तरह से बेहोशी का दवा नहीं दिया गया, तो उसके कारण क्या उसका प्रभाव ये पड़ा कि रेजी हो जाता है, हमेशा के लिए क्या रहता है, अपंग हो जाता है। रेजी क्या होता है, हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। और इसके पिताजी क्या करते हैं, जब रेजी की इस तरह की हालत के बारे में पता चलता है, इस तरह की डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में पता चलता है, तो रेजी के पिताजी क्या करते हैं, उपभोक्ता जो विवाद समिति है, उपभोक्ता विवाद समिति में, उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, इसमें उपभोक्ता विवाद निवारण समिति, उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में क्या करते हैं कि इसकी लापरवाही के खिलाफ 5 लाख का मुकदमा कर देते हैं। कितने का, 5 लाख का मुकदमा कर देते हैं। अब जो राज्य स्तर की जो राज्य समिति होती है, वो पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण क्या करती है, राज्य समिति पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण इनका जो क्या होता है, ये मुकदमा होता है, उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि जो राज्य समिति होती है वो कहती है कि पर्याप्त सबूत न होने का आपके मुकदमा में उतनी शक्ति नहीं है, उतना दम नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। पुनः जो इसके पिताजी होते हैं रेजी के, वे क्या करते हैं, पुनः उस मुकदमे को दिल्ली तक ले जाते हैं। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः दायर करते हैं। जब पूरा जांच पड़ताल किया जाता है तो उन्हें उपभोक्ता मतलब कि उपभोक्ता निवारण विवाद समिति को ये मालूम चलता है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण क्या हुआ है, ये रेजी हमेशा के लिए अपंग हो गया। तो फिर क्या कि जो उन्होंने मुकदमा किया था 5 लाख का, तो उन्हें वो पैसा देना पड़ता, हर्जाना देना पड़ता है, रेजी में उसको हर्जाना देना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है, कहानी से हमें ये समझ में आता है कि रेजी की जो व्यवस्था है, रेजी की व्यवस्था ये साबित क्या करती है कि कैसे एक अस्पताल की लापरवाही के कारण, एक अस्पताल की बेहोशी करने की लापरवाही का कारण क्या आता है कि रेजी जो होता है हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। देखिए, सभी को सुरक्षित रहने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि सभी को अब तेजी जो हम जब भी किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो हमें सुरक्षित रहने का अधिकार, उसके बाजीगर, उसमें कुछ भी कमियां हो, जब हम बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत सी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो उसके बाजारीकरण के कार्य या सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का हमें अधिकार है। हम किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु में मिलावट हो या उस वस्तु में कोई दोष हो। हम वस्तु पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस वस्तु के बदले हम वस्तु खरीद रहे हैं, तो हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है। अब उत्पादकों के लिए यह आवश्यक है, यानी कि जो वस्तुओं को बनाते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करें। जो भी नियम है, वस्तु को बनाने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, उस नियम का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसे हम खरीदते हैं, सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं, तो हमें उसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे कि हम प्रेशर कुकर का उदाहरण लेना, प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वाल्व होता है, अगर वो सेफ्टी वाल्व खराब हो जाए, प्रेशर कुकर अगर हम खरीदते हैं उसमें अगर सेफ्टी जो वाल्व होता है अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, सेफ्टी वाला अगर खराब हो जाए तो बड़ा दुर्घटना हो सकता है, बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है सेफ्टी वाल्व। तो जो सेफ्टी वाल्व का जो निर्माता होता है, उसको उसकी गुणवत्ता के बारे में अच्छी गुणवत्ता वाली सेफ्टी वाल्व बनाने की जरूरत है। वो जो निर्माता है उसे चाहिए कि वो प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वाल्व है वो अच्छी गुणवत्ता का बनाए, क्योंकि एक छोटी सी प्रेशर वाल्व जो होता है वो बड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को सुरक्षा सिर्फ सरकार के द्वारा नियम बनाने से ही नहीं मिल सकता है, बल्कि कैसे कि जो उत्पादक होते हैं, जो बनाते हैं उन वस्तुओं को, उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं को बनाना है। क्योंकि उस अच्छी वस्तु की गुणवत्ता को बनाने से, अगर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं बनाएंगे तो उससे उपभोक्ताओं को क्या होगा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा की गारंटी वो देंगे। अगर अच्छी वस्तु बनाए जाते हैं तो वो उससे फायदा क्या होगा, उपभोक्ताओं को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। नहीं तो अगर
अच्छी वस्तु नहीं, उसमें मिलावटखोरी की जा रही है, जमाखोरी की जा रही है, बहुत सारे मिला के वस्तु बनाई जा रही है, तो वो क्या हो सकता है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से वो हानिकारक हो सकता है। तो उत्पादक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं बनाना आवश्यक है। और उसके साथ साथ जो सरकार के नियम कानून बनाए गए हैं वो भी, उनको भी नियम का पालन करना भी जरूरी है। तो बिना उत्पादक के महत्वपूर्ण कदम उठाए बिना ये क्या कर सकते हैं, ये उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से हो नहीं सकती। यानी कि हम उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं, कौन सी वस्तु अच्छी है कौन सी बुरी है हम नहीं जानते हैं, उसमें क्या मिलाया गया है, तेल खरीद रहे हैं उस तेल में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हमें मालूम नहीं है। तो ये किसको मालूम है, ये जो बनाता है, उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसको मालूम है। तो वे अगर नियम से कानून से पालन करें, नियम से वस्तुओं को बनाएं, तो उससे हमारी गारंटी हमको मिलती है, हमारे सुरक्षित रहने की गारंटी मिलती है। तो ये था लेसन 5 का पहला कुछ पॉइंट। अगले वीडियो में स्किल्स से संबंधित कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।